फातिमा, आप शुरू कर सकते हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। ओके, थैंक यू। हाँ। ओके, स्क्रीन विजिबल है। यस। क्वेश्चन टाइप नंबर 6 है, लेकिन ये तो हम नंबरिंग वाइज नहीं चल रहे इसके साथ। आज हमने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस सेशन के अंदर। और उसकी स्ट्रेटजीज देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन, ये भी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस ही होते हैं हमारे। यानी कि इसके आंसर्स भी हमें अपने क्वेश्चंस में ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर का क्या मतलब है, ये हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट हमें दी जाएगी एक, ठीक है, और उसके नीचे तीन ऑप्शंस होंगे, ट्रू, फॉल्स या फिर नॉट गिवन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ट्रू का मतलब क्या है। ट्रू का मतलब ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट है, वो कंफर्म कर रही है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जो कि हमारे पैसेज के अंदर, यानी कि कंफर्मेशन हो गई कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है ये सच है, ट्रू है। तो हम ट्रू को चूज करेंगे ऑप्शन को। अगर फॉल्स चूज करते हैं तो इसका ये मतलब है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कॉन्ट्राडिक्ट करने का क्या मतलब है, कि वो स्लाइटली डिफर कर रही है मीनिंग में या फिर कीवर्ड्स में। ठीक है, मेनली फोकस यहाँ पर ना मेन आइडिया पे किया जाता है, मेन आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, और नॉट गिवन का मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन पैसेज के अंदर डिस्कस नहीं हुई। ठीक है, नॉट गिवन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही या फिर हमें मुश्किल हो रही है ढूंढने में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आ जाती है नॉट गिवन के साथ। ठीक है, तो आपने फॉल्स को और नॉट गिवन को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इन दो ऑप्शंस में होती है। ठीक है, फॉल्स का मतलब सिंपली ये है कि स्टेटमेंट जो है इनकोरेक्ट है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, और जो नॉट गिवन है उसका ये मतलब है कि ये वाली जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई है, ये पैसेज के अंदर डिस्कस नहीं हुई। आगे चलते हैं। जी, कॉमन प्रॉब्लम सब क्या आती हैं कि हम नॉट गिवन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ठीक तरह से कि नॉट गिवन का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको फॉल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, फॉल्स का सिंपली मतलब ये है कि आंसर जो स्टेटमेंट है वो इनकोरेक्ट है पैसेज के लिहाज से। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं आपने डेवलप करनी, और इसको सॉल्व करने का ना एक बहुत मजे का तरीका होता है। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सबसे मुश्किल टाइप है रीडिंग की, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हमें टिप्स पता हो ना, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये सबसे फेवरेट भी होती है एग्जामिनर की, क्योंकि ये काफी हर पार्ट में कहने आई होती है। मतलब तीन पार्ट होते हैं ना हमारे रीडिंग के, तो तीनों पार्ट्स में आई होती है अक्सर ही। ठीक है, और हम ये नॉट गिवन को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। कैसे? ठीक है, अगर हमें अपने रेलेवेंट पैराग्राफ के अंदर नहीं मिल रहा तो हम आगे वाले पूरे पैराग्राफ्स पढ़ने लग जाते हैं। हालांकि ये हमारे जहन से निकल जाता है कि आंसर्स ऑर्डर में होंगे। ठीक है, जहां से दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, मतलब पैसेज के अंदर हमें पता लग जाता है ना कि यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो उससे ऊपर ऊपर ही फर्स्ट वाले का आंसर होगा। हमें पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेलेवेंट पैराग्राफ को हम सिर्फ देखेंगे। ठीक है, और मिसिंग स्टेटमेंट मीनिंग, इसका ये मतलब है कि हम कीवर्ड्स पे फोकस करने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम पहले करते आए हैं। ठीक है, अगर कीवर्ड्स हमने मैच कर लिए तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर हमें पता चल गया। इस जो टाइप के अंदर ये वाला डिफरेंस है कि इसमें हमें मेन आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, नॉट ऑन दी कीवर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद हमने अपनी आउटसाइड नॉलेज को यूज नहीं करना, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो इससे हमने अपने, जैसे अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है, हमें अगर कोई आउटसाइड नॉलेज है तो हम उसको सोच के लगा लेंगे नहीं ये तो गलत है। ठीक है, मुझे पता है कि ये गलत है। ठीक है, आपको पता है फिर भी आपने पैसेज के अंदर उस इंफॉर्मेशन को लोकेट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना आंसर वहां से कंफर्म करना। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो फील फ्री टू आस्क। आगे हम स्ट्रेटजी देखते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर हमने सबसे पहले ही हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर स्टेप क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली हमने अपने जो पैराग्राफ सॉरी पैसेज का टॉपिक देखना है, वो क्या है। ठीक है, पैराग्राफ का टाइटल अगर गिवन है तो वो हमने देखना है। गिवन होता है लेकिन जब हम पार्ट्स में कर रहे होते हैं वहां पर नहीं गिवन होता। ठीक है, जब आप मॉक कंडक्ट कर रहे होते हैं वहां पर गिवन होता है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी पैराग्राफ के बारे में, सॉरी पैसेज के बारे में, कि ये पैसेज है किस बारे में। सेकंड हमने देखना है क्वेश्चन टाइप कौन सी है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है या फिर यस नो नॉट गिवन है। ठीक है, अब मेन फर्क जो ट्रू फॉल्स में और नो यस नो में क्या होता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के अंदर हमने फैक्ट्स को देखना होता है। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हमने देखना होता है, यानी कि हमने जो वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है पैसेज के अंदर, उसको देखना है कि ये उस लिहाज से ठीक है या नहीं। ठीक है, मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, लेकिन यस नो नॉट गिवन के अंदर हम राइटर के ओपिनियन को देखते हैं। ठीक है, क्या पता जो वो हमसे पूछ रहा है स्टेटमेंट में वो एज इट इज वहां पर वर्डिंग में ना हो मौजूद। ठीक है, हमने उसके राइटर के ओपिनियन के बारे में देखना होता है कि राइटर क्या लिखना चाह रहा है यहाँ। ठीक है, मेनली ये डिफरेंस है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ हमने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने उसके होल मीनिंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और हमने अपने जो वॉच फॉर द क्वालिफायर्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे सम, ऑल, मेनली, ऑफन, ऑलवेज। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देके समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि पैसेज के अंदर हमें दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल एक पैरेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि ये पैरेट जो है ना, ये उड़ नहीं सकता। ठीक है, उसकी एबिलिटी नहीं है फ्लाई करने की। ठीक है, सिर्फ यही पैरेट है। ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट में है वहां पर हमें दिया जाए वो दिस पैरेट इज वन ऑफ द पैरेट्स जो कि, उड़ नहीं सकते, लेकिन पैसेज के अंदर उसने हमें बता दिया कि सिर्फ वाहिद यही पैरेट है ऑल ऑफ जो पैरेट्स की सारी स्पीशीज में से जो कि उड़ नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ यही वाहिद स्पीशी है, ओनली स्पीशी। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर हमें ये आ जाए कि ये बाकी स्पीशीज में से एक है। ठीक है, तो वो क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो ये इस तरह से हमने, जैसे सम आ गया, ऑल आ गया, मेनली, ऑफन, ऑलवेज, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं कह लें। ठीक है, क्वालिफाइंग वर्ड्स इनको यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है, उसके ऊपर बहुत अपने ना अटेंशन रखनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये यही कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको अपना आंसर ढूंढने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हमने जब अपना आंसर लोकेट करना है अपने पैराग्राफ्स में, यानी कि इसके अंदर स्कैनिंग यूज होगी, स्किमिंग इसके अंदर यूज नहीं होगी। ठीक है, और जब हम लोकेट कर लेंगे उसके बाद हम उसकी इंटेंसिव रीडिंग करेंगे और अपने आंसर को जो हमें पैसेज में लोकेट हुआ है उसको स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, क्या इन दोनों का मतलब एक ही बन रहा है। ठीक है, जो राइटर ने पूछा है वही मैंने लोकेट की है ना जगह। ठीक है, जहां से मैं अपना आंसर ढूंढ सकता हूँ, या फिर क्या पता वो आपने गलत लोकेट किया हो, कहीं आगे जाकर आपका आंसर मिलना हो। ठीक है, तो इस तरह की आपने स्ट्रेटेजी रखनी है। ठीक है, मेनली आपने क्वेश्चन टाइप पे फोकस करना है, आपने फैक्ट्स ढूंढने हैं या फिर ओपिनियन बताना है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। उसके बाद आपने उसका मेन आइडिया पे फोकस करना है। ठीक है, और अपने वर्ड्स जैसे सम, ऑल या फिर इस तरह के वर्ड्स होंगे उनके ऊपर स्पेशल फोकस रखना है, इंफॉर्मेशन को लोकेट करना है। और ये ऑर्डर में क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको फर्स्ट आंसर मिल गया है तो ऑब्वियसली उसके बाद ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। जी, स्क्रीन विजिबल है। जी। जी, यहाँ पर अभी हमारे पास एक पार्ट है। ठीक है, मॉक टेस्ट में से कोई, अब ये कह लें कि फर्स्ट पार्ट नहीं है, तो इस वजह से इसका यहाँ पर टाइटल गिवन नहीं है। नहीं तो हमने कल एक मॉक टेस्ट का ओवरव्यू लिया था, तो वहां पर हमें पता लग गया था कि टॉप के ऊपर जो पैसेज दिया जाता है उसका टाइटल मेंशन होता है।
ठीक है, अब अपने इंस्ट्रक्शंस की तरफ आते हैं। डू फॉलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रीडिंग पैसेज। ठीक है, अब यहाँ पर उसने हमें बता भी दिया है ट्रू का क्या मतलब है, कि स्टेटमेंट एग्री कर रही है इंफॉर्मेशन के साथ। स्टेटमेंट ये है और इंफॉर्मेशन ये पैसेज जो हमें दिया गया, ओके। और फॉल्स क्या, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है, ऑपोजिट है मीनिंग, तो वो फॉल्स होगी। नॉट गिवन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन है ही नहीं, जो इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में पूछी गई है वो इस पैराग्राफ के अंदर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इसकी एक टेक्निक ये होती है कि आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को देखें, मतलब कि एक क्वेश्चन को देखा फिर दूसरे की तरफ जाएं। ठीक है, लेकिन ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर मैं जो सजेस्ट करूंगी वो बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को पहले हाईलाइटिंग कर लें उसके अंदर से, यानी कि एक दफा पढ़ लें। क्योंकि इस तरह आपको फिर पता लग जाता है कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन को ढूंढने की लिमिट कहाँ तक है। लिमिट से क्या मुराद है, अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर सपोज यहाँ पर है, ठीक है, इस पैराग्राफ में, तो मुझे पता चल जाएगा कि पहले का आंसर सिर्फ यहाँ तक ही मुझे मिलेगा, इसमें से मिलेगा। तो इस तरह से मैं ज्यादा सारा पढ़ के पैसेज अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसी टेक्निक के साथ चलेंगे। पहले हम अपने सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनके मेन आइडिया को समझ लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द थर्ड फेज, ठीक है, थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सैंडस्टोन स्लैब्स। ठीक है, स्लैब्स क्या होती हैं, जो कि शेल्फ हो गई, ठीक है, उसको स्लैब्स के साथ इसका आप सिनोनिम देख लें, ये हो सकता है। ठीक है, वर प्लेस्ड इन बोथ द आउटर एरियाज, ठीक है, एंड द मिडल ऑफ द स्टोनेज साइट। ठीक है, कीवर्ड ये है। और अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास क्वालिफाइंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, बोथ। ठीक है, अब उसने कहा कि दोनों के अंदर, आउटर एरिया में भी हुआ और मिडल एरिया में भी हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पता पैराग्राफ में होगा कि सिर्फ एक ही एरिया में हुआ हो, सिर्फ आउटर एरिया में हुआ और मिडल एरिया पे ना हुआ हो। ठीक है, तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है तो हम इसको फॉल्स करेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल है, अभी हम देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सेकंड की तरफ चलते हैं। देयर इज स्पेसिफिक प्रूफ, ठीक है, एक साइंटिफिक प्रूफ है दैट द ब्लू स्टोन्स, ठीक है, ब्लू स्टोन स्टूड इन द सेम स्पॉट। अब यहाँ पर ये सेम है हमारा जो क्वालिफाइंग वर्ड है। ठीक है, इन द सेम स्पॉट अंटिल अप्रोक्सीमेटली 1600 BC। ठीक है, और यहाँ पर ये सेम भी हो सकता है क्वालिफाइंग वर्ड, और अंटिल भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा जिससे हम अपने आंसर को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जॉन उब्रे। ठीक है, ये नेम आ गया। क्लेम अबाउट स्टोनेज was supported by 20th century findings। ठीक है, अब यहाँ पर supported by 20th century, ये हमारे पास कीवर्ड है। अब यहाँ पर एक कह लें कि जो क्वालिफाइंग वर्ड होगा वो ये होगा, क्लेम हो जाएगा। कैसे कि उबे ने क्लेम किया, ठीक है, यानी कि उसने कहा कि ऐसा ही है। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड एज स्टोन एज, स्टोन स्टोन हेंज है, सॉरी मैं स्टोन एज पढ़ी हूँ उसको, स्टोन हेंज। ठीक है, सीम टू इंडिकेट दैट इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ये हमारे पास क्वालिफाइंग वर्ड है कि बहुत काफी ज्यादा डिफरेंट ग्रुप्स थे। ठीक है, क्या पता वहां पर सिर्फ एक ग्रुप हो जिसने किया हो। ठीक है, तो इस तरह की हमें जो इंफॉर्मेशन है वो लोकेट जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये ट्रू फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑन गेराल्ड हॉकिंस थ्योरी। ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया था गेराल्ड हॉकिंस की थ्योरी को। ठीक है, अबाउट स्टोनहेंज वाज कम हैज कम मेनली फ्रॉम अदर एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, मेनली, अब यहाँ पर ये मेनली है जो क्वालिफाइंग वर्ड है ना, मेनली।
ठीक है, मेनली का क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा, या फिर कह लें कि इसी तरह से मेन का वही मतलब आ जाता है ना कि ये फर्स्ट प्लेस पे है, कि एस्ट्रोनॉमर्स फर्स्ट प्लेस पर हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। ठीक है, और ये हमने हाइलाइटिंग कर ली, और अपने कोर जो मीनिंग है, हमने अपनी स्टेटमेंट्स का मेन आइडिया वो समझ लिया। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा अपने आंसर को लोकेट करना। ठीक है, पहले का देख लेते हैं, कीवर्ड्स देखेंगे ताकि हम लोकेट कर सकें। ठीक है, लेकिन आंसर ढूंढने के लिए हमें कीवर्ड्स की जरूरत नहीं है। आंसर ढूंढने के लिए, सॉरी, ढूंढने नहीं, पता लगाने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हमें मेन आइडिया पे फोकस करना है, कीवर्ड्स पे नहीं। सिर्फ आपने स्कैनिंग के लिए कीवर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये फर्स्ट पे ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पर है, ड्यूरिंग द थर्ड फेज कंस्ट्रक्शन sandstone slabs were placed in both the outer areas and the middle of the Stonehenge site. ठीक है, the third phase construction took place around 2000 BCE. At this point, sandstone slabs known as starsons were arranged into an outer crescent or ring. ठीक है, आउटर एरिया, यहाँ से ये आउटर एरिया ये हो गया। ठीक है, वो मैच हो गया। ठीक है, some were assembled into the iconic three-piece structure called trilithons that stand tall in the center of Stonehenge. ठीक है, अब ये सेंटर का एरिया भी कवर हो गया। ठीक है, सेंटर और मिडल एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अब यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि वो आउटर प्लेस पे भी था, आउटर एरिया पे भी था, और सेंटर पे भी था। ठीक है, तो इस लिहाज से ये ट्रू हो गया। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं फर्दर फर्दर कंफर्मेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1600 BCE है, और ये भी यहाँ पर है, तो यानी कि जो सेकंड का आंसर है वो भी इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, some 50 of these stones are now visible on the site, which may once have contained many more. Radiocarbon dating has revealed that work continued at Stonehenge until roughly 1600 BCE with the blue stones. ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पर था, देखें। अब यहाँ पर इस तरह जब आ जाएंगे ना कीवर्ड, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ तक ही हमारे पास लिमिट थी कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आगे से अब सेकंड का शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर शुरू हो गया है, तो वो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन था क्या। देयर इज साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है, दैट ब्लू स्टोन्स स्टूड इन द सेम स्पॉट। ठीक है, वो ब्लू स्टोन्स जो हैं सेम स्पॉट पे रहे थे। ठीक है, अंटिल अप्रोक्सीमेटली 1600 BC, यानी कि 1600 BCE तक सैंडस्टोन ब्लू स्टोन्स जो थे वो एक ही जगह पे रहे थे, और इसका साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग, अब ये देखें, ये एक साइंटिफिक मेथड है ना। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, हैज रिवील्ड दैट वर्क कंटिन्यूड एट स्टोनेजन until roughly 1600 BCE, with the bluestone in particular being repositioned multiple times. ये देखें, repositioned multiple times मतलब कि उसकी जगह काफी दफा बदली गई। ठीक है, उसकी पोजीशन काफी दफा बदली गई, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा है कि वो सेम स्पॉट पे रहे। ठीक है, अब देखें, हमारे कीवर्ड्स तो हमें लोकेट हो गए, लेकिन जो मेन आइडिया था वो डिफर कर रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आंसर हमारा फॉल्स में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है, नॉट गिवन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर अनटिल रफली, ठीक है, अनटिल रफली से भी ये अप्रोक्सीमेटली वाला जो है वर्ड वो भी कवर हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं, जॉन उब्रेज क्लेम। ठीक है, जॉन उबरे अब हमारे पास कीवर्ड है आंसर लोकेट करने के लिए, स्कैनिंग के लिए, तो वो ढूंढते हैं। आई थिंक सो ये है, हाँ मिल गया। ठीक है, किसी और को भी मिलता है आंसर तो वो भी बता सकता है, शेयर करें अपने थॉट्स भी। ठीक है, जॉन उबरेज क्लेम
about Stonehenge was supported by 20th century findings। ठीक है, अब जो इस साइंटिस्ट ये है, एक्रोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट है यानी कि ये हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई जगह के लिहाज से उसके अंदर जो सेगमेंट्स मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि उनको स्टडी करके इनकी प्रिडिक्शन करते हैं कि पहले ऐसे रहा होगा। ठीक है, और उन्होंने क्या क्लेम किया, जो उन्होंने क्लेम किया ना स्टोनहेंज के बारे में, वो 20th सेंचुरी की फाइंडिंग्स से भी सपोर्ट हुआ। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, हम आगे देख रहे हैं। John Ubre made the claim that Stonehenge was the work of Druids। ठीक है, ठीक है, Stonehenge was the work of Druids who had important religious, judicial and political roles in Celtic। अब इसके आगे भी ये देखें आप, दो स्टार्स हैं, इसका क्या मतलब था हमने कल भी डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? मैम इसका आंसर लास्ट में होगा। जी, इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन उस वर्ड की लास्ट पे होगी, ये देखें। ठीक है, सेल्टिक क्या है? द सेल्ट्स वर पीपल हु लिव्ड इन ब्रिटेन एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप ड्यूरिंग द आयरन एज फ्रॉम 1600 बीसी टू, यानी कि ये कोई पीपल हैं। ठीक है, उस स्पेसिफिक पीपल का नाम दिया गया है। ठीक है, जो कि ब्रिटेन और नॉर्थ वेस्ट यूरोप में रहे थे आयरन एज में। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये कोई पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है। ठीक है, दिस थ्योरी वाज वाइडली popularized by the antiquarian विलियम स्टुकले। ठीक है, who had unearthed primitive graves at the site। Even today, people who identify as modern Druids continue to gather at Stonehenge for these summaries solving। However, in the mid 20th century, ठीक है, radiocarbon dating demonstrated the Stonehenge stood more than 1000 years before celts inhabited the region। ठीक है, अब ये देखें। ठीक, अब यहाँ पर उसने क्या कहा अपनी थ्योरी के अंदर, कि ये जो स्टोनहेंज है ये वर्क है ड्रूड्स का। ठीक है, हु हैड इम्पोर्टेंट रिलीजियस, जुडिशियल एंड पॉलिटिकल रोल्स इन सेल्सिक सोसाइटी। ठीक है, उन पीपल की सोसाइटी के अंदर ड्रूड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और उन्होंने ही स्टोनहेंज बनाया। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि वो तो सेल्स जब तक वहां पर आए थे उससे 1000 साल पहले की बात है। ठीक है, स्टोनहेंज जो था ना वो बहुत पहले से वहां पर मौजूद था। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो इस वजह से ये फॉल्स हो गया। उसने सपोर्ट नहीं हुई थी। ठीक है, सपोर्ट नहीं हुई थी बल्कि मतलब सपोर्ट नहीं हुई थी, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, और दोबारा से देख लेते हैं। Stonehenge was the work of Druids who had important religious and political roles in Celtic society। यानी कि Stonehenge को Druids ने बनाया, यहाँ तक हमारी काम की बात है। ठीक है, और इसने क्या, रेडियो कार्बन डेटिंग थी, उसने क्या कहा कि स्टोनेज जो है स्टूड मोर देन, यानी कि वो उससे पहले का था वहां पर। ठीक है, स्टोनेज को ड्यूड्स ने नहीं बनाया, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, ठीक है, फॉल्स है। Objects discovered at Stonehenge seem to indicate that it was constructed by a number of different group of people। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स वहां पे डिस्कवर हुए थे स्टोनहेंज के अंदर, उससे ये पता लगता है या वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहे थे जिन्होंने स्टोनहेंज को बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं, हम हमारी लोकेट करते हैं अपना आंसर। Many modern historians and archaeologists now agree that ये देखें, several distinct tribes of people contributed to Stonehenge। ठीक है, अब लेकिन अब ये देखें, ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट्स जो वहां पर डिस्कवर हुए थे उन्होंने ये बताया हमें? ये भी हमने आगे देखना है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? कंट्रीब्यूटेड टू स्टोन ईच अंडरटेकिंग अ डिफरेंट फेज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। बॉन्स
tools and other artifacts found on the site seem to support this hypothesis. जी, अब ये हमारी ट्रू हो गई है कि ये ऑब्जेक्ट्स ही है ना, एक तरह से बॉम्ब्स हैं, टूल्स हैं और अदर आर्टिफैक्ट्स हैं, उनसे ये उन्होंने ये सपोर्ट की थी ये वाली बात कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल वहां पर रहे थे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रहे। ठीक है, ये सिनोनिम इसका बनेगा सेवरल डिस्टिंक्ट ट्राइब्स, ट्राइब्स का डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये ट्रू हो गई है। ठीक है, आगे लास्ट है criticism of Gerald Hawkins' theory about Stonehenge has come mainly from other astronomers. ठीक है, अब देखे हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको ज्यादा क्रिटिसाइज किया मेनली या फिर किसी और चीज ने। लोकेट करते हैं गेरल्ड हॉकिंस थ्योरी को लेकर, इस कीवर्ड के थ्रू लोकेशन अपनी फाइंड करते हैं। ठीक है, ये है इन 1960s द एस्ट्रोनॉमर, यानी कि अब गेरल्ड हॉकन भी एक एस्ट्रोनॉमर है। अब उसको जो क्रिटिसाइज करेंगे वो भी उसके फेलोज ही होंगे, मतलब वो भी एस्ट्रोनॉमर्स ही होंगे। Suggested that cluster of megalithic stones operated as a form of calendar with different points corresponding to astrological phenomena such as solstices, equinoxes, and eclipses occurring at different times of the year. While his theory has received a considerable amount of attention over the decades, uh, critics, critics maintain that Stonehenge builder probably lacked the knowledge necessary to predict such event, or that England's dense cloud cover would have obscured their view of the skies. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्रिटिक्स का तो जिक्र किया था, लेकिन ये जिक्र नहीं हुआ कि जो उसके क्रिटिक्स थे वो कौन थे। ठीक है, जिन्होंने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तनकीद की, वो लोग कौन थे, और वो अदर एस्ट्रोनॉमर्स थे या फिर कौन थे, ये गिवन ही नहीं है। ठीक है, आगे एक ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं। More recently, signs of illness injury in the human remains unearthed at Stonehenge led to a group of British ecologists to speculate that it was considered a place of healing, perhaps because blue stones were thought to have curative powers. ठीक है, तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं दी गई। क्रिटिक्स की बात जरूर हुई है, लेकिन वो क्रिटिक्स कौन थे, ठीक है, वो बात नहीं की गई, तो इस वजह से हमने इसको नॉट गिवन कंसीडर किया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे आंसर्स ठीक है या नहीं। जी, हमारे सारे आंसर्स ठीक हैं। अगर किसी का कोई ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो बताएं, वो भी क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया साथ ही सॉल्व करते हुए कि ये फॉल्स क्यों है, ट्रू क्यों है। नहीं तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं यस नो नॉट गिवन पे। जी मैम, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है यस नो नॉट गिवन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, इसमें हमने राइटर के ओपिनियन को अपने जहन में रखना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के अंदर हमें फैक्ट्स नजर आए, ठीक है, जैसे हमने अभी लोकेट किए फैक्ट्स, ठीक है, पैसेज के अंदर ही गिवन हो गए। लेकिन यस नो नॉट गिवन के अंदर ओपिनियन देखने हैं, और ओपिनियन अक्सर साफ साफ नहीं लिखा होता। ठीक ठीक है, आपने बैक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके देखना है कि क्या इसका मेन आइडिया के अकॉर्डिंग राइटर यही कहना चाह रहा है कि नहीं कहना चाह रहा। ठीक है, तो इसमें आपने ये जहन में फोकस रखनी है कि राइटर का ओपिनियन देखना है। ठीक है, अब यस का क्या मतलब है, इफ द टेक्स्ट एग्रीज विद और कंफर्म्स द राइटर्स ओपिनियन। ठीक है, एग्री कर रहा है टेक्स्ट या फिर कंफर्म कर रहा है राइटर के ओपिनियन को। ठीक है, नो है तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या ऑपोजिट है। ठीक है, और नॉट गिवन है तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है, और
आगे चलते हैं। ठीक है, यस नो नॉट गिवन टिप्स। टिप्स क्या है? ठीक है, फोकस करना है हमने राइटर के ओपिनियन को। रिमेंबर दैट यू आर ओनली जजिंग द राइटर्स ओपिनियन, नॉट फैक्ट्स और अदर पीपल्स ओपिनियन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्स्ट के अंदर जैसे डिफरेंट पीपल के ओपिनियन होते हैं, जैसे अभी हमने गेरल्ड हॉकिन की थ्योरी थी, उसने अपना ओपिनियन ही दिया ना वो। ठीक है, तो जरूरी तो हमने इस तरह के अगर कोई आ जाते हैं ओपिनियन टेक्स्ट के अंदर, तो उन पे फोकस नहीं करना, बल्कि जो राइटर है, ठीक है, जिसने पैसेज लिखा है, ठीक है, उसके ओपिनियन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और अब हमने अपने ओपिनियन मेकर्स के ऊपर फोकस करना है, यानी कि जैसे यहाँ पर हमारे क्वालिफाइंग वर्ड्स थे ट्रू फॉल्स के अंदर, ठीक है, वैसे यहाँ पर हमारे ओपिनियन मेकर्स होंगे। ठीक है, जैसे वर्ड्स होंगे इन माय ओपिनियन, आई बिलीव, ठीक है, यहाँ फिर कंपैरेटिव, यहाँ सुपरलेटिव्स होंगे। ठीक है, तो उस तरह से भी हमें पता लग जाएगा कि ये राइटर का ओपिनियन क्या है। ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर है, यानी कि सीक्वेंस में ऑर्डर होंगे। ठीक है, और आंसर जो है वो सीक्वेंस में होंगे। उसके बाद डेफिनेट कॉन्ट्रडिक्शन है। इफ द आंसर इज नो, द स्टेटमेंट विल क्लियरली कंट्रोडिक्ट द राइटर्स ओपिनियन, नॉट जस्ट बी स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं होगी, इसका मतलब है बिल्कुल ही नो है। ठीक है, राइटर का ओपिनियन बिल्कुल ही ऑपोजिट है इससे जो कि स्टेटमेंट में लिखा गया है। और लास्ट पर है द स्ट्रेटजी फॉर yes no not given question is very similar to the true false not given questions, but with the crucial difference of focusing on opinions rather than facts। ठीक है, स्ट्रेटेजी दोनों की सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ ये इतना है कि यहाँ पर हमने ओपिनियन पे फोकस करना है और ट्रू फॉल्स के अंदर हमने फैक्ट्स के ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो इसकी मतलब स्ट्रेटेजी भी ये सेम ही है। ठीक है, यही वाली स्ट्रेटेजी हम यस नो नॉट गिवन में लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले अपने फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने टॉपिक देखना है अपने पैराग्राफ का या फिर अपने पैसेज का। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है कि क्वेश्चन टाइप कौन सी है, हमने फैक्ट्स को टारगेट करना है या फिर ओपिनियंस को। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेटमेंट का ओवरव्यू लेना है, अच्छे से स्टेटमेंट को समझना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट जरूर करना है, लेकिन कीवर्ड्स को ही मतलब कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करना, वो सिर्फ हमने कीवर्ड्स अपने हाईलाइट करने हैं स्कैनिंग के लिए। ठीक है, और अपने जो हमने ओपिनियन मेकर्स हैं उसके ऊपर फोकस करना है। और ओपिनियन मेकर्स ना जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वालिफाइंग वर्ड्स जो थे वो स्टेटमेंट में गिवन थे, लेकिन यस नो नॉट गिवन के अंदर ओपिनियन मेकर्स पैसेज में होंगे। ठीक है, तो वहां से हमने कंपेयर करके आंसर देखना है। ठीक है, लोकेट करनी है इंफॉर्मेशन थ्रू द हेल्प ऑफ स्कैनिंग, और कीवर्ड्स को हाईलाइट जो करेंगे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। और उसके बाद हमने कंपेयर करके अपना आंसर देखना है कि पैसेज में क्या लिखा जा रहा है और हमारी स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, होप सो आई एम क्लियर। यस ठीक है, मैम। ओके, प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। Well explained, ma'am Fatima. जी जी, I said well explained. ओके, थैंक यू। ये यस नो नॉट गिवन है, पार्ट देख लेते हैं, कोई भी चूज कर लें रैंडमली। चलो ये वाला देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये कंफर्म कर लें कि एक एकेडमिक ही है ना। जी एकेडमिक ही है, क्योंकि जनरल जो होते हैं ना ट्रेनिंग के, उसके अंदर काफी इजी टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और हमें वैसे टॉपिक्स आएंगे नहीं, तो हम प्रैक्टिस ही उस चीज की करते हैं कि जो हमारे पास आ जाएंगे। और हमने डिफरेंस देखा था कि जर्नल के अंदर प्रैक्टिकल टॉपिक्स होते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज हो रहे होते हैं, लेकिन एकेडमिक के अंदर थोड़े सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर पिछला था वो हिस्ट्री के रिलेटेड था। अब यहाँ पर कोई साइंस, एल्फ्रेड वेगिनर, साइंस एक्सप्लोरेशन एंड थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब यहाँ पर थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की,
और ये साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक ऑफ द पैसेज है। ठीक है, अब इसके राइटर का नाम भी यहाँ पर दिया गया है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर? डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर इन द रीडिंग पैसेज। ठीक है, अब यस का मतलब क्या है? हमने देखा कि वो राइटर के क्लेम से एग्री करेगा। नो का मतलब क्या है? कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। नॉट गिवन का क्या है? कि ये पॉसिबल नहीं है कुछ भी कहना कि ये राइटर क्या सोच रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अनक्लियर है या फिर अधूरी है, जिसकी वजह से हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि राइटर का ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने क्लियरली नोटिस किया होगा यस नो नॉट गिवन के अंदर और ट्रू फॉल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन इतना ये फर्क नहीं डालता। आप जब करने लगते हैं ना तो आपको ये चीज अगर आपने ट्रू फॉल्स के अंदर भी मेन आइडिया पे फोकस किया होगा ना, तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता यस नो नॉट गिवन को भी सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वेगनर्स आइडिया। वेगनर का आइडिया है अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, वर वाइडली डिस्प्यूटेड व्हाइल ही वाज अलाइव। ठीक है, वाइडली डिस्प्यूटेड था जब वो जिंदा था, उसके दौरान ही उसके ऊपर काफी डिस्प्यूट आ गया या क्रिटिसिज्म आ गया। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस में वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपके पास एग्जैक्ट वर्डिंग में आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ओपिनियन वाला तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि ओपिनियन बैक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके आपने देखना होता है। ठीक है, और सेकंड है, अब यहाँ पर भी हम वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे क्योंकि ये भी ऑर्डर में है। ठीक है, तो सेकंड का जब आंसर शुरू होगा तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट की लिमिट खत्म हो गई है। सेकंड में देखते हैं द आइडिया दैट। ठीक है, आइडिया है दैट द कॉन्टिनेंट्स रिमेन फिक्स्ड इन प्लेस। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पर फिक्स रहे हैं। ठीक है, वॉज डिफेंडेड। ठीक है, इन अ नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड साइंटिफिक पब्लिकेशंस। ठीक है, डिफेंड किया गया था नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड। ठीक है, अ नंबर ऑफ, इसको हमें फोकस करने की जरूरत है कि एक से ज्यादा पब्लिकेशंस थी जिन्होंने इस आइडिया को डिफेंड किया। ठीक है, अब डिफेंड किस आइडिया को किया गया कि कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक ही जगह पे रहे थे, वहां पर रीपोजीशनिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो अब ये देखेंगे जब हम आंसर को क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, अब वेगनर रिलाइड ऑन अ लिमिटेड रेंज या लिमिटेड रेंज, ये देखें, ऑफ साइंटिफिक फील्ड्स। ठीक है, साइंटिफिक फील्ड जो है लिमिटेड रेंज के, यानी कि कुछ स्पेसिफिक होंगी साइंटिफिक फील्ड जिसके ऊपर वो रिलाई करेगा टू सपोर्ट हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, टू सपोर्ट हिज थ्योरी। उसके बाद द सिमिलैरिटीज बिटवीन वेगनर्स थ्योरी। अब सिमिलैरिटीज आ गई हैं किसके दरमियान? वेगनर की थ्योरी के ऊपर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड मॉडर्न डे प्लेट टेक्टोनिक टेक्टोनिक्स। ठीक है, टेक्टोनिक्स आर इनॉर्मस। ठीक है, इनॉर्मस का क्या मतलब है? कि न्यूमरस है, काफी ज्यादा है सिमिलैरिटीज। ठीक है, किसके दरमियान? इसको हम नहीं हाईलाइट करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थ्योरी के दरमियान और मॉडर्न डे प्लेट टेक्टोनिक्स के दरमियान। सॉरी, अब देखते हैं हम ये चार ही हैं क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट की तरफ चलते हैं। Wegener's idea about continental drift were widely disputed while he was alive। ठीक है, मेन आइडिया हमें क्या समझ आई? कि उसकी जो आइडिया था या उसकी जो थ्योरी थी उसके ऊपर ही उसकी जिंदगी के दौरान, ठीक है, क्रिटिसिज्म आने लग गया बजाय इसके कि उसकी डेथ के बाद हो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कीवर्ड्स क्या होंगे? वेगनार्स आइडिया या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, देख लेते हैं।
शुरू से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई हमारे पास ना कीवर्ड नहीं है जिसको हम लोकेट कर सके। ठीक है, दिस इज अ बुक अबाउट द लाइफ एंड साइंटिफिक वर्क ऑफ एल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, whose reputation today rests with his theory of continental displacement। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स आएंगे। ठीक है, मैम इसी के अंदर आगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी मेंशन है। आगे है। नहीं, उसी जो आपने भी हाईलाइट किया ना उसी के आगे, बेटर नोन ठीक एज है, बेटर कॉन्टिनेंटल नोन ड्रिफ्ट। एज कॉन्टिनेंटल, ये देखें। ठीक है, यानी कि वो उसको बेटर उसको एक कह लें कि नाम दिया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। ठीक है, लेकिन उसको कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। उसके बाद हम देखते हैं वेगनर proposed his theory in 1912 and developed it extensively for nearly 20 years। ठीक है, और 20 years इसने उसके ऊपर काम किया। ठीक है, his book on the subject the origin of continents and oceans went through 4 editions। 4 editions हुए। ठीक है, and was focus of an international controversy। ठीक है, इन हिज लाइफ टाइम। ठीक है, इन हिज लाइफ टाइम एंड फॉर सम इयर्स आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, उसकी जिंदगी के दौरान भी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती रही और उसके मरने के कुछ सालों बाद भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ओपिनियन देखना है, फैक्ट नहीं देखना। अगर हम यहाँ पर फैक्ट देख रहे होते और फिर भी अगर यहाँ पर होता कि ओनली, ठीक है, वाइल ही वॉज अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली व्हेन ही वॉज अलाइव आता तो फिर ये फॉल्स होना था। ठीक है, अगर ये ट्रू फॉल्स होता, लेकिन ये यस नो नॉट गिवन है। हमने राइटर के ओपिनियन को देखना है। ठीक है, अब राइटर का दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं क्रॉस चेकिंग के लिए। Wegener's idea about continental drift were widely disputed while he was alive। ठीक है, ये यस आएगा। ठीक है, क्योंकि राइटर का ये भी ओपिनियन है कि वो उसकी जिंदगी में भी कंट्रोवर्सी हुई थी और बाद में भी हुई थी। ठीक है, तो अगर हम इसको नो कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसके मरने के बाद ही हुई है। ठीक है, तो नॉट गिवन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, और लेट्स सी, मैं इसमें 100% कंफर्म नहीं हूँ कि ये यस आएगा, लेकिन देख लेते हैं, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, the idea that the continents remained fixed in place was defended in a number of respected scientific publications। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट्स जो है remain fixed। ठीक है, ये आइडिया। ठीक है, Wegener's basic idea was that many mysteries about the Earth's history could be solved if one supposed that the continents moved laterally। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं मूव करते रहे हैं। ठीक, लेटरली बाद में वो मूव कर गए कॉन्टिनेंट्स, रादर देन सपोजिंग दैट दे रिमेन फिक्स। रादर देन, ये हमारे पास ओपिनियन मेकर है। ठीक है, ओपिनियन मेकर जो हमने वर्ड मिला हमें, वो रादर देन है। सपोजिंग दैट दे रिमेन फिक्स इन प्लेस। अपना क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, वेगनर्स द आइडिया दैट द कॉन्टिनेंट्स रिमेन फिक्स्ड इन प्लेस was डिफेंडेड इन द नंबर। अभी हमें सिर्फ आधा पार्ट अपना मिला है। ठीक है, अभी हमने देखना है कि इसको डिफेंड किया गया था न्यूमरस पब्लिकेशंस के थ्रू या नहीं। वेगनर शोड इन अ ग्रेट डील। ठीक है, ग्रेट डिटेल। ठीक है, ग्रेट डिटेल यानी कि उसने बहुत डिटेल में बताया हाउ सच कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स वर प्लॉजिबल। ठीक है, प्लॉजिबल का मीनिंग आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट, एंड हाउ दे वर्क। ठीक है, और एंड हाउ दे वर्क। ओके, यूजिंग एविडेंस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ साइंसेस इंक्लूडिंग जियोलॉजी। ठीक है, ये देखें। ठीक है, साइंसेस की फील्ड, a large number of sciences including geology, geophysics, paleontology and climatology। ठीक है, इसमें ये लार्ज नंबर है और यहाँ पर डिफेंडेड इन अ नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड। ठीक है, काफी ज्यादा नंबर है और लार्ज नंबर, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है।
ठीक है। यूजिंग एविडेंस फ्रॉम, ठीक है, एविडेंस क्यों यूज किए जाते हैं? किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। द वेगनर्स आइडिया दैट द कॉन्टिनेंट्स मूव is at the heart of the theory that guides earth sciences today। ठीक है, नेम, ये तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, क्योंकि हमने प्लेट टेक्टोनिक्स कहीं पढ़ा था आई थिंक सो। जी ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपकी लिमिट खत्म हो गई है, आपने यहाँ तक ही रहना है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्रॉस चेकिंग के लिए। द आइडिया दैट कॉन्टिनेंट्स रिमेन फिक्स्ड इन प्लेस। ठीक है, जो आइडिया था वो ये था कि कॉन्टिनेंट एक ही जगह पर रहे हैं, फिक्स्ड रहे हैं, वॉज डिफेंडेड बाय द यूनिवर्स। ये नो आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर बात की कॉन्टिनेंट्स मूव्ड लेटरली। ठीक है, उसने कहा कि कॉन्टिनेंट्स बाद में मूव कर गए थे। ठीक है, और यहाँ पर उसने क्या बताया है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो फिक्स रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बिल्कुल ऑपोजिट बात हो रही है। और यहाँ पर हमने देखा कि हमने नो कब करना है, जब ऑपोजिट हो या फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको नो करेंगे, नॉट गिवन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेगनर relied on the limited range of science field। limited range, ठीक है, यहाँ पर a large number of, ठीक है, to support his theory of continental drift। ठीक है, ड्रिफ्ट का क्या मतलब हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट का, मूवमेंट होना। ठीक है, ये मतलब आ जाता है इसका। और यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया कि अ लार्ज नंबर ऑफ साइंसेस इंक्लूडिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ का जिक्र है, ठीक है, कुछ का नाम लिखा गया है, लेकिन इंक्लूडिंग का मतलब ये है कि और भी बहुत ज्यादा है, इनको इंक्लूड करते हुए। तो यहाँ पर लिमिटेड रेंज नहीं थी, उसके पास लार्ज नंबर था। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ऑपोजिट है, तो इसको हम नो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखे ज्यादा ही आगे पढ़ लिया था कि हमें दो आंसर्स मिल गए अपने। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नंबर 4। The similarities between Wagner's theory of continental drift and modern day plate tectonics are enormous। अब similarities जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, क्या पता अब similarities हो ही ना, या फिर similarities हो भी तो कम हो। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये हम देखें, आप राइटर के ओपिनियन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, कि राइटर ने यहाँ पर लिखना क्या चाहा है। ठीक है, उसने यहाँ पर मेंशन तो थोड़ी सी की है, लेकिन उसने इस सेंटेंस के थ्रू ये बता दिया है कि बहुत ज्यादा हैं जो फील्ड्स हैं, और उसके साथ साथ इंक्लूडिंग ये हैं। ठीक है, इस तरह से हम राइटर के ओपिनियन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। यहाँ पर ही हमारा आंसर के प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पर आ गया था, यहाँ से स्टार्ट होगा। वेगनार्स आइडिया दैट द कॉन्टिनेंट्स मूव। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात हो गई यहाँ तक। ठीक है, इज एट द हार्ट ऑफ द थ्योरी दैट गाइड्स अर्थ साइंस टुडे, नेम प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, यानी कि जो उसकी थ्योरी थी कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, वो अब जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स की है थ्योरी है, उसके सेंटर में है, यानी कि बहुत ज्यादा अमल दखल है उसका। ठीक है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी अब आई है, वो उसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स इज इन मैनी रिस्पेक्ट्स क्वाइट डिफरेंट। ये देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स इज इन मैनी रिस्पेक्ट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेगनार्स प्रपोजल। रेगनार का प्रपोजल अब क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था। ठीक है, काफी उसके अंदर फर्क थे। इन द सेम वे दैट मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आइडियाज। ये अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो कोई और एग्जांपल दे रहा है चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, yet plate tectonics is a descendant of Alfred's Wegener theory of continental drift। ठीक है, डिसेंडेंट का क्या मतलब होता है कि वो उसके बाद आया है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर से ही प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी निकली है। इन क्वाइट द सेम वे दैट मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी इज डिसेंडेंट ऑफ ये।
लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि उसके अंदर से ही निकली है, वही डिसेंडेंट है। लेकिन इस लाइन से ये कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर बहुत से ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसने क्या सिमिलैरिटीज की बात की थी, तो ये ऑपोजिट आ गया। ठीक है, तो आंसर सबमिट करते हैं, देखते हैं। ए गलत है हमारा, सेकंड वाला। The idea that the continents remain fixed in place was defended in a number of respected scientific publications. ठीक है, ये कहाँ पर है? ये they remain fixed in a place, यहाँ पर नॉट गिवन है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी शुरू से पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए फर्दर। Wagner's basic idea was that many mysteries about the Earth history could be solved if one supposed that the continents moved laterally, rather than supporting that they remained fixed. Okay, ठीक है, यहाँ पर उसने कहा, उसने ये दो चीजें हैं कि एक रिमेन फिक्स और एक मूव लेटरली। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने रेगनार की बात नहीं की थी। ओके, ये हमारे से मिस्टेक हुई। द आइडिया आया था, द आइडिया आया था, रेगनार का आइडिया नहीं आया था। रेगनार का आइडिया जरूर ये था कि वो कॉन्टिनेंट्स मूव किए थे, हमने ये रेगनार्स बेसिक आइडिया की तरफ चले गए थे। ठीक है, उसने अपने आइडिया के ये फर्दर क्लैरिफिकेशन जो थी, ये वैगनर के आइडिया के मुतालिक थी। यहाँ पर इसकी जो थी उसको फर्दर डिस्कस ही नहीं किया गया था, यानी कि इसका नॉट गिवन आना था। ओके, ठीक है। ठीक है, बाकी तो हमारे ठीक है आंसर्स। ठीक है, देख लेते हैं क्यों ठीक है, कैसे ठीक है, सॉरी। ठीक है, द पैसेज से दैट द वैगनर्स आइडिया वाज द सेंटर ऑफ एन इंटरनेशनल आर्गुमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ। ठीक है, यानी कि वो अलाइव था तब भी हुई, तो इस वजह से वो यस आया। ठीक है, राइटर का ओपिनियन हमने देखना था, फैक्ट नहीं देखना था। अगर फैक्ट देखते तो उसकी वजह से ये फॉल्स आता, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन देखना था, इसकी वजह से वो ट्रू था। ठीक है, ये हमें एक नई चीज सीखने को मिली कि बेशक यहाँ पर दो चीजें मेंशन हो और एक को वो डिस्कस करे, तो आपने कीवर्ड देखना है कि ओनली तो नहीं लिखा, वाइल लिखा है, तो उस वजह से वो यस हो सकता है। ठीक है, और सेकंड हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों गलत था, हम वैगनर के आइडिया के ऊपर फोकस कर बैठे थे, लेकिन यहाँ पर सिंपल आइडिया पे फोकस करना था। ठीक है, और यहाँ पर लिमिटेड रेंज पे नहीं था वो, बाकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फील्ड्स थी साइंस की जिसको उसने इंक्लूड किया था। ठीक है, और फोर्थ के अंदर यही आ गया कि सिमिलैरिटीज नहीं थी। ठीक है, the passage explains that modern plate tectonics is different from Wagner's theory of continental drift. ठीक है, तो वो डिफरेंट है, ये वाला एक कीवर्ड था, अ, ये वाला क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वैगनर्स प्रपोजल, तो उसकी वजह से नो आएगा। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी, आज का सेशन का हमने जो कुछ भी करना था, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कल इंशाल्लाह हम अब मैचिंग वाले शुरू करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन टाइप्स ऑर्डर में नहीं होती। ठीक है, तो वो ज़रा ट्रिकी होती हैं और वो मुश्किल भी लग रही होती हैं, लेकिन अगर हम उसकी स्ट्रेटजीज को फोकस करें तो होपफुली ये इतना मुश्किल नहीं होगा। और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को हम वाइंड अप करके अपना मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और होप सो रीडिंग मॉड्यूल हमारा अच्छे से कवर हो गया। Yes. ठीक है, किसी का भी क्वेश्चन है?
नो सर, ऑल क्लियर। ठीक है, हम मीटिंग पेंड करते हैं।